हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा था। तो बेसिकली आज हम उसमें नेक्स्ट सेशन यानी कि काइनेमैटिक्स का पार्ट 2 जो होता है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और हमेशा की तरह कुछ ट्रिक्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ चीज़ें सीखेंगे। जहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा वहाँ कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ ट्रिक से काम चल जाएगा वो सीखेंगे, और जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत का ये काम है। तो बेसिकली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें सारे दोस्तों को, जिससे अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम वगैरह पे आप अगर हो तो आप उसको शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो तो और लोगों तक भी पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और बेसिकली आगे बढ़ने से पहले यही मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, या कोई आप कमेंट या फिर कोई आप एडवाइस देना चाहते हो, या कोई आप और कोई वीडियो चाहते हो, या कोई और कंटेंट चाहते हो, और किसी भी तरीके का टॉपिक आपके दिमाग में है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या कोई भी डाउट है तो वो भी बता सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर वीडियो भी आएगा और आपके डाउट को क्लियर भी करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, हेलो बच्चों वाले एप्लीकेशन को, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ और उसके अलावा उसके ऊपर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, और वो सब फ्री हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पर आपका जो वन शॉट रिवीजन है वो भी अवेलेबल है, जो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ कोर्सेज भी हैं, अगर आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या वहाँ पे डू और डाई नाम का भी एक कोर्स है जो आप ले सकते हो अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स में अभी आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस। तो ये है हमारा मोशन इन अ प्लेन। तो आगे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये नीट 2017 में आया हुआ है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है नीट 2017। The x and y coordinate of the particle at any time are x and y, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट जो हमें पोजीशन दी गई है उससे हमें वेलोसिटी पर जाना है, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है। अब वो बहुत आसान चीज़ होती है। क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है dx/dt। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस चीज़ को, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 बाहर आ जाएगा तो 40, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए देख लो, ये तो vx मान लो, vy के लिए देख लो, तो vy के लिए जब आप देखोगे तो वो हो जाएगा हमारा 10t, और 10t का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 10 बचेगा। यानी कि हमें vx भी पता चल गया, vy भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। तो अब क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकाल दो, वो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, और ये केवल 4 यानी कि माइनस के 4 बचा, और इसका करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ए बाई हमारा 0 है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, वो रहा माइनस के 4, डी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास जो भी किताब हो, जैसे अरिहंत या एमटीजी या कोई और किताब हो, तो उसको आप खोलकर ओपन करके रख लीजिए, कोई पीडीएफ हो ओपन करके रख लीजिए, और वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चंस हैं, डेट यहाँ पर देख ही सकते हो, मतलब ईयर आपको दिख ही रहा है, तो वहाँ पर भी आपको दिख ही रहा होगा। तो दोनों को मैच करते चलिए, तो आपको ये भी पता चलता चलेगा कि ये वो वाला क्वेश्चन था, ये वो वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपने हो सकता है लगाए हो पहले, तो आपको मैच हो जाएंगे वो, ठीक है। और जो भी यहाँ से सीखने को मिले उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहतर रहेगा वो, क्योंकि इतना लंबा सेशन होगा तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा पहले तो आपको आते होंगे, अगर नहीं देखा है मेरे कभी लेक्चर्स को तो फिर आपको नहीं आते होंगे, तो उनको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फिगर में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये है नीट 2016 फेज 2, ठीक है। इस फिगर के अंदर हमारा एक्सेलरेशन है, फिगर यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके का कुछ फिगर है, यहाँ पर हमारा ये रेडियस है, ये इसका सेंटर है, और ये कोई आपकी कोई पार्टिकल है, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, और ये जो है बेसिकली एक्सेलरेशन है ए,
और एक आपका इधर की तरफ है। देखो हम जानते हैं, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रीपिटल। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया सेंट्रीपिटल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस फिगर के अंदर ये जो एक्सेलरेशन है वो 15 है। अब आगे कह रहा है कि अगर ये टोटल एक्सेलरेशन है मूविंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 2.5 मीटर, रेडियस भी दी गई है 2.5 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो आपसे स्पीड, अच्छा ये पहले का है, ठीक है, स्पीड आपसे पूछी है, तो स्पीड कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, स्पीड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है और एक्सेलरेशन से स्पीड को लिंक करना है, तो कैसे, कौन से एक्सेलरेशन में स्पीड आती है? आती तो दोनों में, लेकिन एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रीपिटल। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो इसकी स्पीड को बढ़ाने या घटाने के काम आता है, ये जो टेंजेंट के अलोंग होता है। तो बेसिकली ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये वही है जो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, dv/dt। तो यहाँ पर dv/dt का कोई रोल है नहीं, तो इसका मतलब इसका तो हम यूज़ करेंगे नहीं। अच्छा, AC के फॉर्मूले क्या होते हैं सेंट्रीपिटल के? या तो ω² या फिर v²/r। हमसे पूछा है स्पीड, अब एंगुलर स्पीड भी नहीं पूछा, तो मतलब सिर्फ स्पीड पूछा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हमें AC पता है? पता है। अगर टोटल एक्सेलरेशन ये है तो इसका एक कंपोनेंट AT ये हो गया और AC ये हो गया, तो A का ये वाला कंपोनेंट AC होगा, ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं सेंटर के अलोंग ही सेंट्रीपिटल होता है, तो AC जो है वो है A का cos 30 वाला कंपोनेंट। तो इसका मतलब A है हमारा 15 और cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 √3/2। अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, तो हम इसको यहाँ पर आगे जो है इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15 √3/2 इज इक्वल टू v²/r। r है हमारा 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व कर लो, तो 15 इंटू √3/2 और इधर जाएगा तो 2.5, ये हो जाएगा v², ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। 5 कर लो, या फिर आप ऐसा करो, उसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7.5, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रूट कर लोगे, तो मतलब ओवरऑल जो है आप यहाँ पर इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ये तो आप कर ही लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये है नीट 2016 फेज 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीट 2016 फेज 1। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है डिफरेंस, तो इनके बीच का एंगल पूछा है। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, a² + b² + 2ab cos थीटा और अंडर रूट, और सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, a² + b² - 2ab cos थीटा और पूरा अंडर रूट इसमें भी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो इससे ये कट जाएगा a² से, तो हमारा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा, और ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4ab cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। और ऐसा कब होता है, जब हमारी 90 डिग्री की वैल्यू हो, तो एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीट 2016 फेज 1 का है, ये लिखा हुआ है नीट 2016 फेज 1, है ना, ये रहा। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाई इतना, एक पार्टिकल मूव करता है जिससे उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया गया है cos ωt x कैप प्लस sin ωt y कैप। अच्छा देखो, अगर
आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कठिन है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो पेपर होता है वो आपका एवरेज और इजी ही होता है। क्योंकि देखो नीट में 45 में से 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि काइनेमेटिक्स से आए, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आ सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी से आ सकते हैं, रोटेशनल मोशन से आ सकते हैं, ग्रेविटेशन से आ सकते हैं, इलेक्ट्रो से भी आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत, पर वो एवरेज होते हैं, और कुछ ही ऐसे होते हैं 4-5 क्वेश्चन जो टफ होते हैं। तो अगर एक टॉपिक का टफ क्वेश्चन आया है तो 100% किसी और टॉपिक का काफ़ी इजी भी आया होगा। तो उन 45 क्वेश्चंस में से हमें सेलेक्ट करना होता है कि आखिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, तो सबसे पहले वही करने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कब आएगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो इसीलिए हमने जो है ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, तो ये वो फ्री हैं, आप देंगे तो आपका ही कुछ उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारा ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है। अब ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें वो बतानी है। ठीक है, स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आर के वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हैं कि पैरेलल हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये जानने का एक सिंपल तरीका है, और वो क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो। तो यहां पर पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तभी तो डॉट 0 करेंगे। भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट हमें क्या करना है, 0। क्यों, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करके आंसर 0 आया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब कैसे पता करें, देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr/dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, कॉस का माइनस साइन होता है तो ये -1 बाहर लगा दो। ठीक है, एक्स कैप, अब साइन का प्लस कॉस हो जाएगा, ओमेगा फिर से बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी वाई कैप, ये हमारा v आ गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो माइनस तो पहले से है ही है, एक और ओमेगा बाहर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। आपने अगर एफएचएम की वीडियोस देखी होंगी, वन शॉट वाली भी लेक्चर्स देखे होंगे, तो वहां पर मैंने ये बताया था इस तरीके से करना। ठीक है, उसमें इक्वेशंस होती हैं ए साइन ओमेगा टी, तो उसका हम इसी तरीके से तो करते हैं। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, फिर कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये समझ में आया ना, स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि ये जो ओमेगा होता है, जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है वो हमें बाहर लेनी होती है, और अगर इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड में करते। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, आर पोजीशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें करना क्या है, ये चेक करना है क्या ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो डरना नहीं है, देखो क्यों नहीं डरना, क्योंकि आप देखो इधर कॉस साइन, तो ये आपस में कट सकते हैं। पहले एक बार करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। देखो v डॉट ए में सबसे पहले मैं v को लिख रहा हूं। ठीक है, एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा वाई कैप, ये हमारी हो गई वेलोसिटी। डॉट करना है एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप और माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, अब क्या करना है, डॉट कर दो। तो देखो एक्स, आपको याद होगा कि आई कैप का आई कैप में ही डॉट करते थे, आई कैप का जे में करेंगे तो 0 आंसर आता है। क्यों, क्योंकि आई और जे 90 डिग्री पर हो जाएंगे, और कॉस 90 0 आता है। तो जब x का x में करोगे तो ही आंसर आएगा, x का y में करोगे तो 0 आंसर आएगा, है ना। तो डॉट में हमेशा ध्यान रखना है, एक जैसे ही आपके यूनिट वेक्टर डॉट करते हैं। ठीक है, तो जब इसका आप इसमें करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन इसका जब इसमें करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें कर लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा की पावर 3 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इसमें तो होगा नहीं, उसमें कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 3 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और वाई कैप आपके क्या हो जाएंगे,
1 हो जाएंगे। अच्छा देखो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इतना हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, अच्छा यहाँ पर एक और लोचा हमने कर दिया, ये भी माइनस था वो भी माइनस था, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब हमें दिख गया ये और ये हमारा, जब एक में से एक को घटाओगे तो जीरो ही तो आएगा, सेम में से सेम को घटा रहे हो तो जीरो आएगा, इसका मतलब आंसर हमारा जीरो आ गया। तो हमारा जो v डॉट ए है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। अगर ये जीरो नहीं आ रहा होता तो क्या होता, तो फिर हम पैरेलल वाले को सेलेक्ट कर देते, ऑप्शन तो 4 ही है ना। अच्छा, तो हमारा ये पैरेलल वाले तो गए। ठीक है, और कौन सा है पैरेलल वाला, और कोई है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक लोचा क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, ये बात तो सही है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। देखो ये बात तो गलत हो गई, दोनों ही परपेंडिकुलर नहीं है आर के। ठीक है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन माइनस में आया है, अगर आप देखें ना तो ये माइनस में आया है, इसका मतलब आपका ये है कि जिधर आर है उसके अपोजिट है एक्सेलरेशन। आर किधर की तरफ है, जब पार्टिकल ओरिजिन से आगे बढ़ता जा रहा है तो आर आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर आर है उस एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो पोजीशन वेक्टर बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन, ये कठिन था ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है, अब ये हर कोई थोड़ी ना कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन कठिन आता है तो बाकी क्वेश्चन इजी भी होते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये कठिन क्वेश्चन आ गए, आप देखेंगे सरल भी बहुत आते हैं। अभी हम देखते जाएंगे ना, अभी आप देखते जाइएगा कि कितने, आपने पिछले में देखा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर कितने सरल क्वेश्चन थे, कुछ कठिन भी थे। तो यही वाली बात है, ये एवरेज रहता है पेपर हमेशा, किसी चैप्टर के कठिन आ गए तो किसी के इजी आ जाएंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, नीट 2015 का है, 2015 का क्वेश्चन है। एक वेक्टर है ए, एक है बी। ठीक है, वेक्टर बी आपके अजीब से दिए हैं जिससे बच्चे को डर लग जाए देखते ही। ठीक है, और बी वेक्टर दिया गया है cos ओमेगा टी अपॉन 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2 जे कैप। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है, हम देख भी पा रहे हैं टाइम का ही फंक्शन है। अब कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, टाइम की कौन सी वैल्यू पे ये ऑर्थोगोनल है। सीधा सीधा किसका क्वेश्चन है, वेक्टर का। कैसे करना है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब इनका क्या करना है, ए डॉट बी जीरो के इक्वल करना है, कर दो। अब देखो आई कैप का आई कैप वाले में ही करोगे, जे कैप में तो करोगे नहीं, आंसर जीरो आ जाएगा। जब इसका आप इसमें करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए cos ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, आई कैप और आई कैप 1 हो जाएगा। ठीक है, और है ना, प्लस अब इसका करोगे, इसमें करोगे तो जीरो आएगा, जे वाले का जे में करोगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, अब देखो ये जो आइडेंटिटी है वो cos a माइनस बी वाली है, cos a cos b sin a sin b। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको सिंपल करें तो ये आइडेंटिटी जो है ये वाली है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है मैथमेटिकल इक्वेशंस तो आप देख लेना, तो आपको याद आ जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, cos a माइनस बी क्या होती है, cos a cos b sin a sin b। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको छोटा करके क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि यहां पर a तो ये है और b आपका ये है, तो a माइनस बी क्या है, a ओमेगा टी माइनस अपॉन 2। ठीक है, तो हमने cos a माइनस बी किया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि टाइम बताओ, अगर ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर था, जीरो के। ठीक है, और cos थीटा जीरो के बराबर कब होता है, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 2। तो जीरो यहां पर हम लिख देंगे
कॉस पाई अपॉन 2, यानी कि ये वाली जो चीज है वो किसके बराबर है, पाई अपॉन 2 के। तो हम इसको रफ कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं तो बाकी के क्वेश्चन सरल भी होते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या दिक्कत है। एक ओमेगा टी में से आधा ओमेगा टी गया तो कितना बचेगा, आधा ओमेगा टी, पाई बाई 2, 2 से 2 गया तो टाइम आ जाएगा हमारा पाई बाई ओमेगा। कौन सा ऑप्शन है ये, सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम नीट 2015 के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वेक्टर का था प्योरली, काइनेमेटिक्स का कुछ नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको थोड़ा सा, ये इमेज वाला क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट नहीं है, इमेज है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी नीट 2015 इस वाले क्वेश्चन को देखने में। तो आप अपनी किताब में देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई इतना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारी आर दी गई है पोजिशन वेक्टर, वो दी गई है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप, ठीक है। आर आपका मीटर में है, टी आपका सेकंड में है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो इतना सा क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपने अपनी किताब में देख लिया होगा, वो इमेज है बेसिकली, तो उसके चक्कर में मत पड़िए, वो हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रही हो। लेकिन आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, आपको ये वेक्टर दिया गया है, वेक्टर का क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा है वेलोसिटी वगैरह वगैरह, आपको ऑप्शन में पूछे हैं, तो करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होगा, डी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा ये देखो ओमेगा की तरह है, अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में साइन ओमेगा टी था तो ओमेगा बाहर आया था, तो इसमें जो टाइम के साथ जो भी चीज होती है वो ओमेगा होती है। हमने एसएचएम और वेव मोशन पे भी अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे जहां पर हमने बताया था कि कौन सा ओमेगा होता है। तो ये ओमेगा है, बाहर आ जाएगा, तो बचा कितना, 8 पाई, क्योंकि 2 पाई का जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पाई हो जाएगा। अच्छा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं माइनस कॉस, और अंदर बचेगा 2 पाई टी आई कैप, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा प्लस 8 पाई, फिर से हमने 2 पाई को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई हो गया, कॉस का हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2 पाई टी जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो अभी निकलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पड़ेगा। ये तो ऐसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और उसका रूट, तो इसका कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारा आई कैप का कंपोनेंट x वाला, ये हो गया y का, तो यहां पर क्या करेंगे, अंडर रूट 8 पाई कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। साथ में इसका करो 8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर करना है, यही तो करना होता है भाई। मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा होता तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट लगा देते। तो हमने वही तो किया है, वो यहाँ जो वहां पर 3 था वो यहाँ पर ये है x कंपोनेंट, y वाला ये रहा, तो अब इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। ये हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई टी, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि 2 पाई टी का तो स्क्वायर किया नहीं, देखो कर दिया, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। फिर ये हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर और 2 पाई टी। अब उसके बाद हमें ये अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, काटा नहीं है, वो अंडर रूट लगाया है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अब क्या करना है, कॉमन निकाल लो इसमें से, तो 64 पाई स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो ये जो कॉमन निकालेंगे तो ये चीज 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 8 पाई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो हमारी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 8 पाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये इमेज आपको ना दिख रही हो लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, वो टेक्स्ट नहीं है, इमेज डाल दी है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो हमारा आर दिया गया था वो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये भी प्योरली वेक्टर का ही क्वेश्चन था, ठीक है, 2015 में आया था नीट में। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट है। दो 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी फॉर कॉपीराइट नहीं है, सी फॉर कैंसल। उसमें दो पेपर हुए थे, एक हुआ था कैंसिल हो गया था, एक री हुआ था। तो ये कैंसिल वाला नीट 2015 के कैंसिल वाले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक शिप है जो आपकी वेस्ट जाती है विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं वेस्ट किसको कहूंगा ये ध्यान रखना। मैं अगर आपने लेक्चर्स भी पढ़े होंगे तो वहां पर भी मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिफाइन किया था अपने हिसाब से। मैं इधर ईस्ट लेता हूँ, इधर वेस्ट ले रहा हूँ, इधर नॉर्थ ले रहा हूँ और इधर साउथ ले रहा हूँ, ठीक है। ये वर्टिकली अपवर्ड, अंदर वर्टिकली डाउनवर्ड। पूरा मैग्नेटिज्म में भी मैंने यही अपनाया था, है ना। आपने अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा मुझसे तो। चलो, अब यहाँ पर एक शिप है जो आपकी वेस्ट में जाती है, कितनी स्पीड से, 10 से। एक शिप भी है जो 100 किलोमीटर है ए के साउथ में, ठीक है। अब देखो ए के साउथ में है वो। अब देखो मैं वैसे तो वो नीचे है, ठीक है, तो मैं यहां बना लेता हूं। तो ये मान लो 100 किलोमीटर है, मतलब मान लो ये आपका इतना 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब उसकी जो रफ्तार है वो मूविंग नॉर्थवर्ड, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वो ऐसे जा रही है, यानी कि आप ऐसे बना सकते हो। मैंने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस कराए थे ऐसे, आपको याद होगा, लेक्चर्स पहले या दूसरे में ही कराए थे, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपका इसकी रफ्तार भी 10 है, ठीक है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस 100 किलोमीटर को उधर ही बना लेता हूं जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए समझने में। बात तो एक ही है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा, करने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूं तो आपके लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी। इधर हमारी है 100 किलोमीटर, इधर है हमारी शिप ए और इधर है हमारी दूसरी शिप जो बी है, ठीक है। अब इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा भाई, एक 10 ऐसे जा रही है, एक 10 ऐसे जा रही है, तो नेट रिजल्टेंट हमारा ऐसे आ गया। तो अब यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये हमारा अगर वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, ठीक है। मैंने आपको लिखना भी सिखाया था काइनेमेटिक्स के अंदर कि रीड कैसे करते हैं उसको, है ना। तो अब यहाँ पर ये एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर भी सेम है, ये वेक्टर भी सेम है। अगर उनमें अंतर होता तो हम एंगल निकालते। अब क्योंकि दोनों ही वेक्टर सेम है, मतलब क्या, सेम एंगल आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, स्पीड तो हम निकाल लेंगे, कैसे, देखो 10 और 10 ये हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो अब मैंने बताया था सीधे सीधे 10 रूट 2 हो जाएगा। वैसे भी यहां से निकाल लो तो भी 10 रूट 2 हो गया। स्पीड पता चल गई 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता अभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी भाई, नेट स्पीड ये है तो इसके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस यही है सबसे छोटी। तो ये एंगल हो गया 45, ये एंगल हो गया 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये भी 45 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये 100 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूस दिया गया है। एक ट्रिक है, अगर आप याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है, PBP अपॉन HHB, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तानी लोग देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर ये हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पर कौन सा मैच कर रहा है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूस दिया गया है, मतलब साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन 100 के। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले आते हैं। साइन 45 होता है 1/√2,
तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा 50√2, है ना भाई। 100 को इधर ले जाएंगे तो इधर से हट गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें वो भी देख लो, क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं आता है। तो देखो क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर भी कर दो। तो फिर हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करिए, अगर आपने पहले करे हुए हैं तो करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं करे हुए तो भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज PMT 2014, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हमारा नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल है उसकी बात कर रहा है। तो ये जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है अर्थ के ऊपर। दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने किसी और प्लेनेट से फायर किया है और उसकी स्पीड 3 है एट द सेम एंगल। मतलब हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा वो सेम है। फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल, इसका मतलब हमारी रेंज भी सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब y और x कोऑर्डिनेट सेम हो गए, तो आप रेंज से भी इसको कर सकते हो फिर तो, है ना। तो वो पूछ रहा है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस प्लेनेट की, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो या तो आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज कर लो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या तो आप इसे यूज कर सकते हो। या फिर देखो यहाँ पे y और x क्या होते हैं, हमारे x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा, एक और जो फॉर्मेट होता है वो होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x/r। अच्छा, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है, देखना है। ये आपका थोड़ा लंबा है ना, और अगर आपकी रेंज दी गई है फिर तो वो बेस्ट है। तो ये आपके दोनों ही हैं, एक ही बात है। रेंज के फॉर्मूले को रख दोगे तो आपका ये आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, उसको रख दोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर या तो आप इससे कर लो, देखो अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब y और x कोऑर्डिनेट सेम हो गए, थीटा सेम हो गया, तो tan थीटा cos थीटा सब सेम हो गए, तो दो जो इक्वेशन बनेंगी, एक तो धरती के लिए, एक दूसरे प्लेनेट के लिए, उसमें सब चीज सेम है, सिवाय किसके, g अलग है और u अलग है, बाकी x y x थीटा थीटा सब सेम है। मतलब g/u² हमारा ऐसा है जो हमारा सेम नहीं है, ठीक है। या फिर आप इससे नहीं सोच पा रहे हो तो रेंज से देख लो, बात वही है। रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब देखो थीटा तो सेम है, रेंज भी सेम है, मतलब u स्क्वायर बाई जी का रेशियो आप ले लो। तो इसका मतलब क्या है, u स्क्वायर बाई जी सेम है। तो दोनों प्लेनेट पे, अब एक बार धरती का लिख लो, एक बार दूसरे प्लेनेट का लिख लो, ठीक है। तो u कितना है धरती के लिए 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, धरती के लिए g कितना होता है 10, वैसे 9.8 बोला है उसने लेने के लिए, चलो हम सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं। दूसरे प्लेनेट के लिए u कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, उसके लिए g हमें निकालना है। तो क्या करें, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 बार गया, ये 2.5, तो g कितना आ गया हमारा 9 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 90 अपॉन 25। तो ये फिर आप क्या करो, लगभग 25 चौका 100 होता है, तो 4 से कम कौन सी वैल्यू है, एक ही है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ना कैलकुलेट करना, सीधे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 4 से कम एक ही आंसर है उसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट आर दिस एट टाइम 0 एंड टाइम 2 सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है कि शुरू में उसके कोऑर्डिनेट 6 और 7 है और 2 सेकेंड बाद 13 और 14 हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। देखो अगर हम देखें तो t इक्वल टू 0 पर उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हैं 2,3, t इक्वल टू 2 पर 6,7, t इक्वल टू 5 पर 13,14। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t।
0 से 5 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है AIPMT 2014। चलो तो देखो भाई, अगर हमें 0 से 5 सेकंड तक फाइंड करनी है तो 0 के लिए ये पता है, 5 के लिए ये पता है, तो ये 2 वाला तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, सीधी सी बात ये है। क्योंकि हमें 0 मतलब जहां पर आपका इनिशियल टाइम है उसका भी कोऑर्डिनेट पता है और जो फाइनल टाइम है उसका भी पता है, तो हमें करना ही क्यों फालतू में ये सब, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। तो क्या करो, इसमें से इसे घटा दो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। इसको कैसे लिखोगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब इसमें से इसको घटाना है, तो आई कैप में से आई कैप घटेगा तो 11 आई कैप बचेगा, 14 में से 3 गए तो 11 जे कैप। ये हमारा आ गया डेल्टा एक्स, तो यहां रख दो। और डेल्टा टी कितना है, 5 माइनस 0, तो कितना आ गया आंसर, 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं था जो 2 सेकंड में अटक जाते, जो ज्यादा सोचते। देखो नीट के क्वेश्चन में कभी ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जेई एडवांस के क्वेश्चन में पड़ती है, एम्स में भी ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। द वेलोसिटी, नीट 2013 का है, नीट हुआ था 2013 में। तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट इज दिस, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो वो फिगर आपको ना दिख रही हो तो मैं यहां पर बना देता हूं। वैसे तो आपके पास कोई ना कोई किताब होगी ही, तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, ठीक है। इस तरीके का फिगर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पॉइंट ए पर हमारी जो आपकी वेलोसिटी है वो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो बी पर कितनी होगी। देखो सबसे पहली गलती यहां पर लोग क्या करेंगे कि इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, मतलब -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप कराएंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के फैक्ट हमें नहीं पता है तो ये गलत हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो ऑल ओवर द मोशन कांस्टेंट रहती है, जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है। पहले यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर यहाँ 0, फिर बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके ये वाला कंपोनेंट लो तो ये 2 है, ये वाला लो तो 3 है, तो ये जो 2 है ये तो आपकी सेम रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपकी बदलती नहीं है प्रोजेक्टाइल में, तो मतलब यहां पर ये 2 ऐसी की ऐसी रहेगी। मतलब 2 आई कैप जहां पे प्लस वाला है वही आंसर होगा, यानी कि पहले 2 ये और ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें -2 है और -2 है। अब सी और डी में 2 है और 2 है प्लस का। अब 3 के बारे में सोचो, अब देखो ये ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे आ जाएगा अब की बार, तो ये -3 हो जाएगा। तो जो फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को, बड़ा सिंपल सा था ये, तो आंख बंद करके आप करके आ जाते, लेकिन आंख बंद करके करते तो शायद गलत भी हो जाता। तो हमें थोड़ा सा फैक्ट को ध्यान रखना है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिजिक्स में चीजें याद नहीं रखनी होती, नीट के पेपर में तो और जेईई मेंस के पेपर में तो चीजें याद रहती हैं, तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले एंड रिजल्ट्स याद होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे अप्लाई करने होते हैं, ठीक है ना। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कॉन्सेप्ट यूज करवाना, वो क्वेश्चन ही नहीं बना रहा है ऐसे, तो क्यों यूज करना, ठीक है ना। हमें तो स्कोर लाना है, और स्कोर कब लाएंगे, जब एग्जामिनर के माइंड को पढ़ेंगे, और वो चाहता ही नहीं है कि बच्चा उसमें यूज करे ज्यादा माइंड, ठीक है। 25 क्वेश्चन अगर वो ऐसे दे रहा है कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो। The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is. अगर किसी ने लेक्चर्स पढ़े होंगे मेरे वाले तो उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, वो मैं सबको बता देता हूँ क्या है बेसिकली। देखो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तो आपने आंख बंद करके टिक कर दिया होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो। बेसिकली मुद्दा ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट होती है, अगर आप उसको सॉल्व करके लाओगे तो जो हमारी एच मैक्स आएगी वो आएगी आर मैक्स बाई 4। पहली चीज, ये कोई ट्रिक नहीं है लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, तो ये रिजल्ट हमें पहली बात याद होना चाहिए। लेकिन ये कब है, जब दोनों ही मैक्सिमम है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हॉरिजॉन्टल
जो आपकी ये वर्टिकल हाइट है, टॉप मोस्ट हाइट है, वो भी मैक्सिमम है और रेंज भी मैक्सिमम है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो क्या होंगे देखो, यहां से यहां तक हो गया आर मैक्स बाई 2 और ये हो गया एच मैक्स, और एच मैक्स होता है आर मैक्स बाई 4। तो इसका मतलब क्या, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? एक्स वाला तो हो गया आर मैक्स बाई 2, वाई वाला हो गया आर मैक्स बाई 4। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो ये सीधे यूज करना एज अ ट्रिक, ठीक है। हालांकि बहुत बेसिक चीज है पर हमें ध्यान रखनी है डायरेक्टली, पहली चीज। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा नहीं, ये तो कुछ अलग कह रहा है। अब क्या ध्यान रखना है, ट्रिक tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, जहां पर ये जो n है, अच्छा मुझे बताओ रेंज बड़ी होगी या हाइट बड़ी होगी? तो इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं रखना, रेंज बड़ी होगी। तो मतलब ध्यान रखना ये जो n है ये कितने गुना ज्यादा है रेंज हाइट से, उसका नंबर है। अब यहां पर कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हैं, तो इसका मतलब r और h बराबर हैं, तो कितने गुना ज्यादा है? 1 गुना। तो इसका मतलब यहां पर आप 1 रख दोगे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आंसर क्या आएगा? थीटा tan इनवर्स 4। अब आप समझे एग्जामिनर के मूड को, वो चाहता ही नहीं है आप इसको ज्यादा यूज करो, ज्यादा कैलकुलेट करो। वो उन बच्चों को सेलेक्ट करना चाहता है जो हर तरीके से बेहतर हो, एनालिटिकल एबिलिटी में भी हो, माइंड मेमोरी पावर भी उनकी अच्छी हो, और उसके अलावा मतलब कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर हो। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कैसे टिक करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी पर अभी ये क्योंकि इसी क्वेश्चन के इससे रिलेटेड है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ, तरीका पूरा नहीं बताऊंगा उसमें तो कोई फायदा है नहीं, बट लेकिन मैं फॉर्मूले बता देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो। जो रेंज के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं आपके u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2ux u ओवर जी, जहां पर ux और u क्या है, जो प्रोजेक्टाइल में दो कंपोनेंट थे ना, u के, एक x वाला एक y, साथ में u cos थीटा इनटू टाइम। ये क्या है आपका? बेसिकली रेंज है क्या? रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल स्पीड की। तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है और जो टाइम पीरियड है पूरा कवर करने में, वो हमने किया है, ठीक है। ये रेंज के फॉर्मूले हैं। और मैक्सिमम हाइट का तो आप जानते होंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहां से आप यहां कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना और एक्सेलरेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड विल बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हटा दो, ये पुराना टिक है, कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। इनिशियल दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करवा रहा है। तो v पूछ रहा है, इनिशियल कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। ये कौन से साल में आया है? AIPMT 2012 में आया है। चलो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो ये 2j कैप, सबको जोड़ दो। तो i कैप और i कैप वाले कितने हो गए मिलके, 5i कैप, प्लस ये कितने हो गए 5j कैप। ये तो सिंपल है, क्या करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब 5√2, ये रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये है AIPMT 2011 का क्वेश्चन। देखो वो लिखा हुआ है ना, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। देखो एक सर्कल कवर करता है, मतलब ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ये 5 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट स्पीड है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 पाई सेकेंड। अब देखो एग्जामिनर का मूड इसी से पता चल गया, उसने पाई साथ में दिया है, मतलब वो ऐसी चीज सॉल्व करवाएगा जिसमें पाई आ रही होगी और पाई से पाई कटेगा, ठीक है। वो बड़ा चालाक है एग्जामिनर, वो जानता है कि बच्चे के पास 1 मिनट है और उसी 1 मिनट में उसे क्वेश्चन पढ़ के समझ के करके OMR भरनी है। तो
वो ऐसी कैलकुलेशन देगा ही नहीं आपको, तो दिक्कत ही नहीं लेनी है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है आपसे, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे निकालें? देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बेशक से कांस्टेंट हो लेकिन सेंट्रीपिटल तो हमेशा रहेगा भाई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तो ये सर्कुलर मोशन ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो होगा ही, तो वही पूछा है उसने। हालांकि उसने तो ए नेट पूछा है, अगर हम देखें तो उसने ए नेट पूछा है, और ए नेट क्या होता है? ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब क्योंकि उसने पहले ही कह दिया स्पीड है कांस्टेंट, मतलब ये चीज जीरो है, तो भाई ए सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर यानी कि हमें ए नेट जो है ए सी के बराबर है, सीधी सी बात यह है। अच्छा, ए सी के फॉर्मूले हम जानते हैं, या तो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। अब हम कौन सा लगाएं जिससे आंसर आ जाए, तो कैसे लगाएंगे? अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला हम और जानते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो रेडियस भी पता है, इसको लगा देते हैं, हो गया काम हमारा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई 100 कर लिया मीटर में लाने के लिए। टाइम पीरियड कितना है? 0.2 पाई। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, उसने देखो कैलकुलेशन कितनी इजी दी है, 0.2 पाई और 2 पाई, यानी कि 10 बार सीधे सीधे काट दो, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो एसी कितना आ जाएगा? 5। ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। AIPMT 2011 का क्वेश्चन। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद द इनिशियल वेलोसिटी इतना, द रेंज ऑफ मिसाइल इज, तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर बाई जी। तो ये नहीं पता तो कैसे निकालोगे? रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कब आएगी? जब थीटा 45 डिग्री होता है, तो आंसर साइन 90 हो जाएगा। भाई देखो, हमें ये वैल्यू हटानी है, मैक्सिमम वैल्यू लानी है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर +1 है तो वो कब किस एंगल पे आएगी? जब थीटा 45 होगा, तो साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 हो जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी। तो यू है 20, 20 का स्क्वायर 440, ये रहा, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, देखो पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है नीट में क्वेश्चन नंबर लाने के लिए, 100 120 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना टुवर्ड ईस्ट, आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट इधर है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 10 सेकेंड के बाद। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो फाइनल स्पीड कितनी है? 40। लेकिन ध्यान रखना, इसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ, डायरेक्शन से कोई लोचा है नहीं। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब आंसर 50 आएगा। तो 50 डेल्टा टी कितना है? 10, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितने सिंपल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? तो यहीं से समझ में आ रहा है कि नीट कोई कठिन होता नहीं है, तो कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो अपना। ठीक है, हर क्वेश्चन हर चैप्टर में देखना कितने सरल क्वेश्चन आएंगे, एक आधी क्वेश्चन कठिन होगा, तो ये इसी से पता चलता है कि नीट कठिन नहीं होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता, सीधे पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर के 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है 45 डिग्री, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये कोई हाईएस्ट पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये है,
ये एंगल हमारा कितना है, कुछ भी मान लो, फाई मान लो, तो हमें ये पूछ रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान हो गया, इसको भूल जाओ, ये वाले एंगल को, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब ये वाली चीज़ क्या हो गई, एच मैक्स, ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या हो गई, आर मैक्स बाई 2, हो गया हमारा काम, ठीक है। अच्छा, हमने अभी अभी पढ़ा था ट्रिक क्या, कि एच मैक्स होती है आर मैक्स बाई 4, ये तो बेहद आसान हो गया। निकालना क्या है, फाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। एक और ट्रिक क्या पड़ी थी, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan फाई हो जाएगा आर मैक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई बेस, बेस है आर मैक्स बाई 2, काटा कुटी कर लो, तो tan फाई आ जाएगा 1/2 के बराबर, है ना। अच्छा, 45 डिग्री टिक मत कराना, 1/2 45 डिग्री नहीं होता है tan में, 45 डिग्री 1 होता है tan में, तो आंसर क्या जाएगा, ये tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो हमारे आधे क्वेश्चन तो ट्रिक से हो गए। अगर मैं इसको वैसे करता तो काफी लंबा हो जाता, ध्यान रखना, ठीक है। पहले हमें एच मैक्स निकालनी पड़ती, फिर आर मैक्स का आधा निकालना पड़ता, तभी तो करते, दिक्कत हो जाती। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो आधी है इनिशियल स्पीड का। मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें तो हम एक चीज जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, ठीक है। मान लो u cos थीटा है, ऐसे, अगर ये u है, ये थीटा है, तो इसका ये हो गया u cos थीटा, और ये हो गया u sin थीटा, तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल। तो स्पीड प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर आधी है इनिशियल स्पीड का, तो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है साहब, u, तो हमारा u cos थीटा किसके बराबर है, आधी के बराबर, u/2 के बराबर, तो u से u गया, तो cos थीटा हाफ के बराबर, और ये कब होता है, जब 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। AIPMT 2010 का पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन। अब हमें पता होना चाहिए पहली बात तो कि आखिर इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पैराबोलिक कब करेगा, देखो पहले रिजल्ट निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x/a sin ओमेगा t। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो हमने SHM के अंदर, अगर आपने वन शॉट देखा हो या मेरे लेक्चर्स पढ़े हो, तो वहां पर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, फिर उसके बाद हमने रिलेशन निकाला था x और v के बीच में, x और a के बीच में, v और a के बीच में, तो हमने यही सब काम किया था, है ना। a को हम नीचे ले आए, ठीक है। अभी दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे ये कट जाए, तो जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो ये आया हमारा, ठीक है। अब ये किसकी इक्वेशन है, क्या ये इलिप्स की है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है वो बराबर है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट समझते हैं, पहले तो इलिप्स ही समझ लेते हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन का लेक्चर देखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स, जहां पर ऐप के ऊपर जो ग्रेविटेशन के लेक्चर है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स नाम का लेक्चर है, एक L11 या L10वें नंबर का, तो उसके अंदर मैंने बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स। मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर मान लो ये इलिप्स है, दो फोकाई है इस तरीके से इलिप्स के अंदर, ध्यान रखना, एक होती है सेमी मेजर एक्सिस जिसको मान लो ए कह दे रहे हैं, एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो इलिप्स चपटा होता है, चपटा क्यों होता है, क्योंकि इधर से वो वाइड है तो इधर से छोटा है, तो ये वाली साइड बहुत बड़ी है तो ये वाली बहुत छोटी है, मतलब तभी तो वो चपटा है। और इसमें एक टर्म होता है ई,
ई होता है इसेंट्रिसिटी। ये बेसिकली हिंदी में समझे इसका मतलब है चपटापन, मतलब इलिप्स कितना चपटा है ना। तो यहाँ पर ए और बी अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये इलिप्स बनेगा, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन में आपका ये दोनों चीज अलग अलग होनी चाहिए थी। अगर मान लो इसको और मैं इसको बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी सर्कल की है, ठीक है, इलिप्स की नहीं है। अच्छा, पैराबोला क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। ये तो वही वाला क्वेश्चन है घुमा फिरा कर, उसमें वही करना है जो अभी अभी किया था ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वेक्टर वाला जो क्वेश्चन था वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो स्पीड पूछ रहा है, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। तो इनिशियल हमारी है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलरेशन कितना है 0.1i कैप प्लस 0.3j कैप, और स्पीड कितनी है 10। तो आंसर कितना आएगा, 3i कैप प्लस 1i कैप, जे कैप वालों को इधर ले लेते हैं, प्लस 3j कैप। तो कितना हो गया 4i कैप प्लस 7j कैप। इसको सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट, भाई दो वेक्टर का सम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 49। अभी कितना आएगा, अब ये हो जाएगा 49, 59, 59, 65 और हमारा 8 होता है, मतलब 8 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। अब है ये हमारा AIPMT 2010 का क्वेश्चन। कहता है 6 वेक्टर हैं आपके A से F। अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी किताब में देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो ट्राइंगल बना देगा वो सही है, ट्राइंगल लॉ को जो फॉलो करेगा वो सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, देखो B प्लस C F के बराबर। B हमारा कैसे है, ऐसे है, और C हमारा कैसे है, ऐसे है, और हमारा F कैसे है, ऐसे है। तो ये तो ट्राइंगल लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दो वेक्टर साइक्लिक में होने चाहिए, रिजल्टेंट उसके अपोजिट होना चाहिए। तो मतलब ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, बी देखते हैं, ये तो ए हो गया। डी है हमारा ऐसे, सी हमारा कैसे है, ऐसे, और एफ हमारा कैसे है, ऐसे। तो क्या ये हो पा रहा है, ये हो सकता है। अगर ये हमारा एफ है, ये हमारा डी था, ये हमारा सी था, तो इसका मतलब है ये होगा F प्लस डी इजक्वल टू सी। बट लेकिन ये तो अलग है भाई, जो साइक्लिक वाले होते हैं उन दोनों को जोड़कर जो हमारा आंसर होता है वो जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर करना है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, सी ऑप्शन देखते हैं, डी प्लस ई। डी हमारा ऐसे है, ई हमारा ऐसे है, और एफ हमारा ऐसे है। तो क्या ये हो सकता है, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, ये ई है। तो F प्लस डी, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, चौथा होगा। जब तीन नहीं है तो चौथा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 का है। आई थिंक 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। 2009 में शायद मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आ गया होगा। A particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. तो यहाँ पर ये आपका कर्व दिया गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरीके का कर्व है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किधर होगी, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ds ओवर dt। मतलब क्या निकालना है, स्लोप। जहां स्लोप ज्यादा वहां वेलोसिटी ज्यादा। अब स्लोप के लिए क्या देख लेंगे, थीटा। तो अब देखो पॉइंट A का तो स्लोप कुछ वैसे ही नहीं है, पॉइंट B का देखेंगे और पॉइंट C का। तो देखो एक थीटा ये है, एक थीटा ये है।
तो कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है सी वाला ज़्यादा है, मतलब ए बी सी में से तो सी आंसर आएगा। अब डी का देखते हैं, डी का तो बिल्कुल ही जीरो है क्योंकि वो तो वैसे ही मैक्सिमम पर है, थीटा उसका तो जीरो है, तो टेन जीरो वो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? सी। AIPMT 2008 का, A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 with the horizontal। जब पार्टिकल आपका लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी, जो डेल्टा p होता है वो होता है p2 माइनस p1, है ना। मोमेंटम होता है m मास इंटू वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो v फाइनल होती है वो आपकी v इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब अगर हमारा v फाइनल v है तो v इनिशियल माइनस v रहा होगा, या फिर v फाइनल अगर माइनस v है तो v इनिशियल प्लस v रहा होगा। तो हम अगर इसको माइनस v लें तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2mb, ठीक है। बट लेकिन ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो ये आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर को डील कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हम अगर वेक्टर से मैग्नीट्यूड पर जा रहे हैं, देखो ये वेक्टर को डील कर रहे हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? मास v इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब √2v। तो आंसर कितना आ जाएगा? m, यानी कि ये वाला है ना, c। अगला क्वेश्चन क्या है? AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान होगा जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो मैंने ट्रिक बताई थी कुछ, तो क्या ट्रिक्स थी वो देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री आए। जैसे मान लो θ1 हमारा 45 है, 45 डिग्री प्लस थीटा है, तो θ2 हमारा मान लो कितना है? 45 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90, ठीक है। ऐसे ही मान लो θ1 हमारा कितना है? π/3 मान लो, ठीक है। तो फिर θ2 कितना हो जाएगा? π/6, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही मान लो θ1 अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री की फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो वो भी बात एक ही है। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि जब भी हमारा जो आपका प्रोजेक्टाइल जब हम कर रहे हैं दो पार्टिकल का, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हो रहे हैं, तो बेसिकली अगर उनकी स्पीड भी आपने सेम कर दी तो वहां पर उनकी जो रेंज होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो मुद्दा हमें जो यहाँ से समझना है वो ये समझना है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन को करवा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमने एक एंगल को लिया θ1 और दूसरे को θ2 और ये दोनों मान लो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इनकी जो रेंज होती है वो आपकी फिर सेम होगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर जिन्होंने लेक्चर देखे हैं तो उन्होंने तो सब कुछ समझाई है, रेंज सेम होगी, लेकिन ये जो मैक्सिमम हाइट है देखो वो अलग है और इनका जो टाइम होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो पूरा टाइम पीरियड होगा वो भी अलग होगा, लेकिन सिर्फ सेम क्या रहेगा? रेंज, ठीक है। फिर मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। क्या बताए थे? जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे आपके T1 × T2 = 2R/G। ऐसी चीजें एम्स वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आपसे मान लो पूछ लिया दोनों पार्टिकल के टाइम इंटरवल का कुछ, तो ये दोनों पार्टिकल का जो टाइम इंटरवल है वो रेंज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 2 और G कांस्टेंट है। मतलब जो T1 × T2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंज के, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। ऐसी कुछ ट्रिक्स मैंने बताई थी आपको। ऐसे ही फिर मैंने और भी आपको बताया था H1 + H2 दोनों पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u² / 2g के बराबर आई थी। फिर मैंने ऐसे ही आपको एक और चीज बताई थी, रेंज जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ √H1 H2 होती है, ठीक है। ये कुछ 3 ट्रिक्स बताई थी।
जो कब यूज़ करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस में। तो अब ये जो क्वेश्चन है AIPMT 2006 का, ये कहता है कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी सेम होती है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1। अब करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना थोड़ी। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं और आप जो है इसको ट्राई करिए। वेक्टर का क्वेश्चन है AIPMT 2007। ए और बी दो वेक्टर हैं, थीटा एंगल है उनके बीच का, तो थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा A क्रॉस B का √3 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी गया तो टेन थीटा आ जाएगा √3। तो मतलब कौन सा एंगल हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का। AIPMT 2007 का दोबारा क्वेश्चन है ये। A particle starting from the origin moves in a straight line in plane. Its coordinates at a later time are इतने इतने. The path of the particle make with the x-axis an angle of. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका मान लो इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, शुरू में वो ओरिजिन पे था, फिर धीरे धीरे वो √3 पर पहुंच जाता है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो √3 है और y एक्सिस पर वो 3 चलता है। मान लो वो यहाँ कहीं पहुंच गया और इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये मान लो बेस है, तो tan थीटा हो जाएगा 3/√3। तो आंसर आ गया √3। तो कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो हैं क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश होते हैं, किसके, काइनेमेटिक्स के सेकंड पोर्शन, मोशन इन अ प्लेन के, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे अगर हम लास्ट 31 ईयर की करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। जो कॉन्सेप्ट उनमें यूज़ होंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है। पिछले 10 सालों के या 12 सालों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उसके अलावा इसको शेयर ज़रूर कर दें और बच्चों तक पहुंचा दें, ठीक है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, चाहे फेसबुक ग्रुप में करें, चाहे आपका कहीं भी और कोई ग्रुप हो, टेलीग्राम, हाइक, कहीं भी, तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, ठीक है। फिर उससे आगे वर्क पावर एनर्जी, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोबारा नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो जो यहाँ पर आपको नया मिला हो उसको संभाल के रखिएगा, सारे नए नए पॉइंट्स को लिखते जाइएगा एक छोटे सी नोटबुक या पेजेस पर, जिससे आपको वो एंड टाइम पर रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बाकी आप ऐप डाउनलोड करना भूलिएगा मत, क्योंकि वहाँ पर मॉक टेस्ट हैं जो फ्री हैं। अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को छाटें, 45 में से कैसे उन क्वेश्चंस को निकालें जो इजी होते हैं। तो वहाँ पर देने से आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया हो और आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। दिस इज़ रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।